आज हम लोग कविता में बिंबों के महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले भाग में आप कविता में बिंबों के महत्व को थोड़ा जान चुके हैं। कविता में शब्दों के महत्व को भी जान चुके हैं, वहाँ पर कविता क्या होती है यह भी जान चुके हैं, और कविता में कौन कौन सी बातों का महत्व है वहाँ काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं। रिदम का क्या महत्व है, लय का क्या महत्व है, यह भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम कविता में बिंबों और छंदों के महत्व को नए तरीके से जानेंगे, यानी हमारे नए कवियों ने किस तरह से उसको कहा है। जैसे अभी हम नागार्जुन की कविता पर चर्चा कर लेते हैं। इस कविता में आपने जो बात देखी कि कैसे उसने पदवाक्यों से खेलने की प्रयास किए हैं और पदवाक्यों से खेल करके नया चित्र पैदा कर दिया है। एक तो अकाल का दृश्य और दूसरा अकाल के खत्म होने का दृश्य। दो बिल्कुल विपरीत दृश्यों को उसने दो पदवाक्यों को बदल करके प्रस्तुत कर दिया है। यानी कई दिनों तक चूल्हा रोया, जिसमें अकाल का दृश्य है, तो सबसे पहले कई दिनों तक चूल्हा रोया, फिर अकाल जहाँ खत्म हो चुका है वहाँ कहना है, तो यह पदवाक्य बाद में चला जाता है और पहले दाने आए घर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होगा कि भगवती चरण वर्मा की एक कविता है जो आप बचपन में पढ़ते रहे होंगे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब मस्ती का आलम, अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि इस फ्रेज की जगह पर, इस पदवाक्य की जगह पर अगर आपको कहा जाए कि कुछ और प्रयोग करके देखिए, कोई और दृश्य लीजिए, पूरा मोहल्ला साथ चला कल्पना करिए, पूरा मोहल्ला साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब ये एक बिल्कुल दूसरे दृश्य को खड़ा कर दे रहा है। मस्ती का आलम साथ चला तो केवल बच्चों की टोली याद आ रही है, एक बिंब, एक चित्र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगी कि पूरा मोहल्ला साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, ये एक ऐसे दृश्य की ओर ले जा रहा है जहाँ किसी भी पहल के में हमारा पूरा गांव साथ हो, पूरा मोहल्ला साथ हो। कोई पहल आपने की, कहीं भी किसी, कह सकते हैं कि किसी बात को करने की कोई पहल, खेती की पहल हो सकती है, या फिर किसी तरह का कह सकते हैं सामाजिक न्याय की पहल हो सकती है, तो वो भी पहल, उसमें पूरा मोहल्ला साथ चला। तो दृश्य बदल जाएगा। दृश्य चित्र को कैसे आप एक पदवाक्यों को बदल करके प्रयोग कर सकते हैं, तो इन पर ध्यान देने के प्रयास करने चाहिए। और जब कविता में इन बातों के आप प्रयोग करेंगे ना, तो आप खुद भी ये सीख जाएंगे, खुद भी आप जान जाएंगे। तो इसी तरह के बल्कि कई प्रयोग कवियों ने किए हैं। जैसे महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा। महादेवी वर्मा ने तो शुरुआती दौर में समस्या पूर्ति वो लोग करते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने शुरुआत ऐसी की थी। एक पंक्ति किसी कवि की ले ली गई और दूसरी पंक्ति अपनी बनाकर रखी और उसके साथ मेल करने का प्रयास किया कि फिर कैसा नया अर्थ हो रहा है, कौन सा चित्र पैदा हो रहा है, कौन सा बिंब पैदा हो रहा है, कौन सा छंद पैदा हो रहा है। ये कोशिशें हुई हैं। बिंबों की तरह से ही और शब्दों की तरह से ही कविता की संरचना का भी बड़ा महत्व है। यानी कविता में अगर हम संरचना को बदल देते हैं, वाक्य में एक पद वाक्य को आगे और पीछे कर देते हैं, तो भी अर्थ में अंतर आ जाता है। ये खेल करके हम कविता की बारीकियों को जान सकते हैं। जो ये सारी बातें मैं बता रही हूँ, दरअसल आप कविता के अर्थ करते समय, कविता को समझते समय खुद कविता को लिखना भी सीख जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं समझती हूँ कि कक्षा में कविता की पुनर्रचना करनी चाहिए। अगर हम पुनर्रचना नहीं कर पाते हैं तो कविता को जिंदा नहीं कर पाते हैं। कविता मरी हुई कविता होगी अगर उसका कोई भी अर्थ निकलेगा तो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कविता की संरचनाओं से भी खेल करके देखिए। जैसे एक उदाहरण मैं ले लेती हूँ। धूमिल की एक कविता है जिस पर थोड़ी सी चर्चा हम पहले भाग में भी कर चुके हैं। तो उस कविता को आप ध्यान करिए, कविता मोचीराम, और जिसमें कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखूँगी। उदाहरण के लिए, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। चलिए हम इतने की ही व्याख्या कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बाकी आप पूरे पर खुद काम करके देखिएगा। तो यहाँ पहले ये देख लीजिए कि चोट जब पेशे पर पड़ती है। कल्पना करिए कि अगर मैं उसको उलट देती हूँ, पेशे पर पड़ती है चोट जब, यानी मैंने संरचना बदल दी, हमने कर दिया पेशे पर पड़ती है चोट जब। तो आप खुद देखिए कि पूरा का पूरा दबाव जो हो रहा है, जो हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो हम चोट पर ना जा कर के, पेशे पर ना जा कर के चोट पर जा रहा है।
जब हम कहते हैं चोट जब पड़ती है पेशे पर, तो हमारा ज़्यादा महत्व होता है, पेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर मान लीजिए जो काम हम कर रहे हैं, जिस पेशे से हम जुड़े हैं, उस पेशे में हमें सही मेहनताना नहीं मिलता है। कल्पना कर लीजिए कि सही मेहनताना अगर हमें नहीं मिलता है तो कल्पना करिए कि मेरा काम प्रभावित होगा कि नहीं होगा। होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर मुझे सही मेहनताना नहीं मिलेगा, मेरे काम का ठीक मूल्य नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे काम पर असर पड़ेगा। काम उतना सुंदर, उतना सृजनात्मक नहीं रह पाएगा, उतना शायद अच्छा ना हो पाए। ये शायद ये संभव है, ये मान के चलिए। तो पेशे पर चोट पड़ने का मतलब होता है कि अगर उस काम की महत्व, उस काम के वैल्यू, उस काम का मूल्य, उचित मेहनताना, उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो संभवतः ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा समस्या खड़ी होगी। ये ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर मैं कहती हूँ, इसको उलट देती हूँ संरचना को, और मैं कहती हूँ कि पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोट पर पूरा का पूरा हमारा दबाव जा रहा है। और चोट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप ध्यान रखिए कि कभी कोई काम हम करते हैं तो चोट हो सकता है कि हम जिस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ में हमें कहीं चोट आ गई। ये मामूली बात है, ऐसे आती रहती है, ये सब होता रहता है। अगर हम इसके कारण से भटक जाएंगे अपने रास्ते से, तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान कहाँ है। जैसे अर्जुन की आँख जो थी वो पूरी की तरह मछली की आँख पर थी, उनका निशाना मछली की आँख पर था, बाकी सारी चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं था। तो हमारा ध्यान कहाँ है, तो पूरे तौर पे हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं। तो पूरी संरचना को बदलने से पूरी कविता का अर्थ बदल जा रहा है। वो एक दूसरी कविता होगी, लेकिन फिर भी एक कविता तो होगी। इसलिए संरचना से खेल करके, संरचना को बदल करके देखिए कि क्या कविता वही रह जाती है या दूसरी रह जाती है। इस तरह से आप शब्दों के सही प्रयोग को जान पाएंगे, और आप जान पाएंगे कि कहाँ और कैसे शब्दों को रखा जाए तो एक अर्थ निकल कर के आता है। शुरुआत में हमने ये बात की थी कि शब्दों से खेलना सीखिए, तो उसमें एक अर्थ तो ये था कि बहुत सारे शब्दों को जानिए, शब्दों के पर्यायों को जानिए, और शब्दों के सही प्रयोग, कौन सा शब्द सही होगा। वहाँ पर कविता में शब्दों का पर्याय नहीं होता है, तो कौन सा सही शब्द होगा ये जानिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उसमें निकल कर आती है कि शब्दों को अगर उलट पुलट देते हैं तो अर्थ कैसे बदल जाता है, यह भी उसमें महत्व रखता था। तो इसलिए संरचना को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जो जानना ही चाहिए। जैसे अगर हम परिवेश को नहीं जानते हैं कि किसी परिवेश, जैसे अभी आपके सामने मैंने एक कविता पिछली उसमें प्रस्तुत किया था और अभी भी फिर से उस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे नागार्जुन की कविता, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। इसी नागार्जुन की एक कविता है जो बादल को घिरते देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, कालिदास को भी याद करते हैं, कालिदास को याद करते हुए उसमें पूरी संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग करते हैं। और यही नागार्जुन जब कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास करता है तो परिवेश बदल गया है। यहाँ गांव का परिवेश है और गांव में अकाल का दृश्य है, तो परिवेश बदलने से उसके शब्द भी बदल गए हैं। आपने देखा होगा, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब शिकस्त देखिए फारसी के शब्द, और कैसे बाकायदा हिंदी के, शुद्ध हिंदी के शब्द और फारसी के शब्द का मेल करा दिया है इन्होंने। बाकायदा इन्होंने गश्त के साथ मस्त का प्रयोग करके बाकायदा इन्होंने मेल करा दिया है। तो कैसे, चूँकि एक भारतीय परिवेश में, भारतीय गांव की कल्पना करिए, तो गांव में ये बाकायदा सीधे घुले मिले रहते हैं। तो उस दृश्य का वर्णन करने के लिए, उस परिवेश का वर्णन करने के लिए जब कवि ला रहा है, वही कवि जिसने बादल को गिरते देखा है जब कहा है, तो वहाँ बिल्कुल संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग करता है, क्योंकि वहाँ कालिदास के बारे में कह रहा है। कालिदास का मेघदूत याद आता है उसे, लेकिन यहाँ पर गांव याद आता है, तो बिल्कुल से बदल गया। यानी परिवेश का भी बड़ा महत्व है। किस परिवेश की बात कर रहे हैं, तो उस परिवेश की शब्दावली भी आएगी, उस परिवेश का दृश्य भी आएगा, शब्दावली भी आएगी। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए लिखते और बोलते समय, कहते समय।
एक और महत्वपूर्ण बात जो इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं कहूँगी कि हमें छंदों का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि निराला ने जब मुक्त छंद की कविताएं लिखी या अब जो नई कविताएं लिखी जा रही हैं जो छंद मुक्त जिसे हम लोग कहते हैं, तो छंद मुक्त कविताएं जिसे फ्री वर्स कहा जाता है, तो जिस छंद मुक्त कविताएं जब हम लिखते हैं तो उसमें छंदों की क्या ज़रूरत है? सच्चाई ये है कि अगर आप छंद को नहीं जानेंगे तो छंद मुक्त कविता लिख ही नहीं सकते। ये ज़रूरी है कि छंदों को जानें, छंद की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की समझ जब तक हमें नहीं होगी तब तक सही मायने में हम मुक्त छंद की कविता भी नहीं लिख सकते। इन सारे कवियों को बाकायदा छंदों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो उस अर्थ की लय तक पहुंच पाते थे। तो वो भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। अगर हम कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कविता लिखने की ओर जा रहे हैं तो हमें ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि छंद कितने तरह के हो सकते हैं। छंद का मतलब जब मैं ये कह रही हूँ तो ये ध्यान रखिए, छंद का मतलब बिल्कुल भी यहाँ ये नहीं है कि आप परिभाषा रट डालिए, बिल्कुल नहीं। आप जानिए कि जैसे मान लीजिए कि दोहा है, चौपाई है या इस तरह के छप्पे हैं जो पुरानी कविताओं में प्रयोग होते थे, क्या दोहा छप्पे नए तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं? आज लोग कर रहे हैं क्या? तो ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे एक पंक्ति अगर हम लंबी छोड़ आज के मुक्त छंद की कविताओं में कि एक पंक्ति बहुत बड़ी है और दूसरी पंक्ति बहुत छोटी है, बावजूद इसके उसमें अर्थ का लय कैसे पैदा कर पाते हैं, यह भी। जैसे अब मान लीजिए कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो जब वो कहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक पंक्ति काफ़ी बड़ी जा रही है, दूसरी पंक्ति बहुत छोटी जा रही है, बावजूद इसके उसको कैसे पढ़ा जाए। तो बार बार पढ़ कर के उसके अर्थ तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, छंद को भी जानना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि कम से कम शब्दों में बातों को कैसे कहा जा सके। दरअसल भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, आप इस बात को खुद तलाश के देखिएगा, खुद खोज के देखिएगा। कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जा सके, ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। संक्षिप्तता, यानी कम से कम में अगर मैं अपनी बात कह पाती हूँ, ज़्यादा हमें शब्दों की ज़रूरत ही न पड़े, भाव यूं ही स्पष्ट हो जाएं, हमारी इंद्रियों से हम उसे समझ लें। तो सारी इंद्रियां जहाँ सक्रिय हो जाएं, आँख देखने लगे, कान सुनने लगे, मुंह बोलने लगे, ये सारी चीज़ें जहाँ होने लगे, यानी गर्मी में भी अगर हम बात करें किसी बात की, जैसे मान लीजिए गर्मी में ठंड की बात करें और ठंड की वर्णन करें तो आपको महसूस हो, ठंड हो, बाकायदा महसूस होने लगे। आपने तानसेन के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि वो जब गाते थे तो दिए जल उठते थे, कैसे ऐसा कैसे हो जाता था। हम बचपन में इस बात को महसूस नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये कैसे होता होगा। दरअसल ये वही बात है, इस तरह से राग को गाया जाए कि महसूस हो कि दिए जल उठे हैं। ये महसूस करना, ये जानना, इंद्रियों को सक्रिय कर देना, यही भाषा का काम है और ये कविता के जरिए सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। तो ये घटकों को भी हमें जानना चाहिए। साथ में समय विशेष की कविता उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता भी रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को भी ठीक से जानना चाहिए। यानी मैंने अभी आपसे बात की थी कि जब तुलसी की कविता को पढ़ेंगे, सूर्य की कविता को पढ़ेंगे तो आपको उस समय की विशेषता क्या थी यह भी जानना पड़ेगा, और आज के कवि को पढ़ेंगे तो आज की विशेषता क्या है, आधुनिक कवियों की विशेषताएं क्या हैं, वह भी हमें जानना पड़ेगा। प्रवृत्ति क्या है, किस तरह की कविताएँ लिखी जा रही हैं, यह भी हमें, यानी इतिहास की एक अच्छी समझ हमें होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देने और शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कुछ हर बात कविता में कही नहीं जाती है। जब मैंने कहा ना कि कम से कम शब्दों में बात कही जाए, तो कम से कम शब्दों में बात कहते हुए कई बार वो बात जो कहनी है वो आपको बीच में जो गैप है, जो फुल स्टॉप है, जो कॉमा है, उसके ज़रिए वो अर्थ निकल करके आता है। खाली जो जगह है, दो पंक्तियों के बीच की जगह, उन जगहों से आप अर्थ निकाल पाते हैं। और दरअसल ये सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि किस तरह की अर्थ की ओर हम जा सकते हैं, एक अर्थ नहीं होता। ये सबसे लोकतांत्रिक तरीका है, एक बात को कई तरीके से समझना, एक बात को कई तरीके से उसका अर्थ खोलना, कविता को कई तरीके से समझना, ये लोकतांत्रिक तरीका है। और ये कभी जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन ये करते हुए कुछ ऐसा करता है खेल कि आपको
कई दिशाओं में ले जाता है, क्योंकि कवि तो आपके सामने है नहीं। अब अर्थ आपको करना है, आज आप करेंगे, कल कोई और करेगा, और जब दूसरे लोग करेंगे तो हो सकता है वो अपने संदर्भों से जोड़कर उसका एक नया अर्थ निकाले। और लिखे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिखे हुए शब्द कभी मिटाए नहीं जा सकते। मतलब ये हुआ कि लिखे हुए शब्द हमारे नहीं रहते। ऑथर इज़ डेड। ऑथर लिख लेता है और वो फिर उसके बाद नहीं रहता है, उसकी व्याख्या कोई और करता है। इसलिए हमेशा लिखे हुए शब्दों को एडिट भी करना चाहिए, संपादित भी करना चाहिए। लिखते हुए हमें बार बार उसको दोबारा पढ़कर देखना चाहिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या लोगों तक बात हमारी जो मैं कहना चाह रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रही हूँ वो उस रूप में पहुँच रहा है, या इसका कोई अनर्थ भी हो सकता है। तो यह प्रयास भी करना चाहिए। यानी संपादन भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। कविता को यूं ही लिख करके उसको संपादित करना भी बड़ा ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि जैसे जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, कामायनी नाम की पुस्तक का, महाकाव्य का नाम आपने सुना होगा। जब जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी तो यह जब शुरुआती दौर में कहीं छपती थी, लहर नाम की पत्रिका उस ज़माने की पत्रिका थी, तो उसमें छपती थी। उसका रूप आप पढ़ लीजिए और आज जो कामायनी छपी है उसका रूप पढ़ लीजिए, दोनों में आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। तो वही कवि कई बार उन पंक्तियों को लिखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बार लिखते हैं फिर दोबारा नहीं लिखते, जैसे निराला, वो लिख देते हैं तो लिख देते हैं, उसके बाद कुछ भी उसमें नया संशोधन नहीं करते। लेकिन ये हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि उसको दोबारा पढ़ कर के देखें कि जो लिखी हुई पंक्तियां हैं मेरी, वो अब दुनिया के पास जाने वाली है, वो मेरी नहीं रह जाएगी, उसको हर कोई अपने तरीके से अर्थ करेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, इस बात को भी जानें। और ये खेल करके देखिए, कुछ लयात्मक शब्दों को एक साथ रख करके खेल करके देखिए। तो इस तरह के खेल करते रहिए और आप देखेंगे एक दिन कि आप खुद कवि बन चुके हैं। बहुत सी कविताएं आप खुद लिख रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत बात है कि कवि केवल जन्मजात होते हैं और कुछ ही लोग कविता लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई कविता लिख सकता है, हर किसी के भीतर एक कवि है।